आइए इस एक्सप्लेनर में एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। आज हम 4.45 अरब सालों के उस अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक और जैविक विकास को बस कुछ ही मिनटों की एक व्यवस्थित यात्रा में समेटने वाले हैं। ये एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जो हमें बताएगी कि कैसे अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल और गैस के एक बेजान बादल ने आज के इस हरे भरे जीवंत ग्रह का रूप ले लिया। जरा इस नंबर पे गौर करें, 4.54 अरब साल। ये हमारी पृथ्वी की उम्र है। ये समय का एक ऐसा पैमाना है जिसकी कल्पना करना भी सचमुच दिमाग घुमा देने वाला है। और अगर हम इस पूरे अथाह इतिहास को एक टाइमलाइन पर रखें, तो हमारा पूरा मानव इतिहास इसके बिल्कुल अंत में बस एक बहुत ही छोटा, लगभग न के बराबर हिस्से में सिमट कर रह जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रूपरेखा में गोता लगाते हैं। हम इस पूरी यात्रा को इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटकर समझेंगे ताकि यह साफ हो सके कि कैसे हमारी दुनिया एक अराजक और पिघली हुई चट्टान से आज के इस फलते फूलते जीवमंडल में बदल गई। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है हिडियन एरॉन से। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम ग्रीक अंडरवर्ल्ड यानी पाताल लोक के नाम पर रखा गया है, और इसका कारण एकदम सटीक है। उस समय पृथ्वी सिर्फ तारों की धूल और गैसों का एक घूमता हुआ बादल थी, और यहाँ का तापमान इतना खौफनाक था कि यह सचमुच किसी नर्क जैसा ही था। जीवन का तो यहाँ नामो निशान भी नहीं था। पृथ्वी का निर्माण बहुत ही तेजी से हुआ था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक भयंकर घटना घटी। मंगल ग्रह के आकार के एक विशाल पिंड ने हमारी नई नवेली पृथ्वी पर जबरदस्त टक्कर मारी। इस पिंड का नाम था थिया, और यकीन मानिए, इस एक टक्कर ने पृथ्वी के इतिहास की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब जरा इस टक्कर की ऊर्जा का अंदाजा लगाइए। ये उस चिक्सुलब एस्टेरॉयड की टक्कर से लगभग 10 करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसने डायनासोरों को खत्म किया था। है ना हैरान करने वाला? इस भयानक टक्कर से ग्रह के कुछ बाहरी हिस्से पूरी तरह वाष्पित हो गए, और अंतरिक्ष में जो मलबा फैला, उसी से महज कुछ ही हफ्तों के भीतर हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी पर कितनी उथल-पुथल और हिंसा थी, ये उसी का एक जीता जागता सबूत है। फिर समय के साथ धीरे धीरे वो उबलता हुआ नरक शांत होने लगा। हम आर्कियन ईयॉन में पहुंचते हैं। तापमान गिरा, बादल बने, और मूसलाधार बारिश से शुरुआती महासागर वजूद में आए। और इन्हीं गहरे शांत महासागरों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जीव विज्ञान की एक बेहद नाजुक सी चिंगारी भड़क उठी। अब वैज्ञानिक आज भी इस बात पर गहरी बहस करते हैं कि जीवन की शुरुआत असल में कैसे हुई। क्या आरएनए पहले आया, या फिर गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल विंड्स के पास मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, या शायद मिट्टी ने इसमें मदद की। खैर, थ्योरी चाहे जो भी हो, सबसे अहम बात यह है कि वो निर्जीव रसायन जो अब तक बेजान थे, वो अंततः मिलकर आदिम जैविक प्रणालियों में बदल गए। ये बिल्कुल एक जादुई पहेली के सुलझने जैसा था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आज इस धरती पर मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कोई पौधा हो, जानवर हो, फंगस हो या बैक्टीरिया, हम सब अपने वंश को एक ही पूर्वज तक ट्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा सूक्ष्म डीएनए आधारित जीव जिसने उन कठोर शुरुआती परिस्थितियों में भी खुद को जिंदा रखा। इसे ही लूका यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। ये हम सभी का इकलौता साझा पूर्वज है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम प्रोटीरोजोइक काल में प्रवेश करते हैं। ये वो समय था जब इस पनपते हुए जीवन ने पूरे ग्रह की केमिस्ट्री को ही उलट-पुलट कर दिया। जीवन ने एक ऐसी बड़ी छलांग लगाई जिसने पृथ्वी को हमेशा के लिए तो बदला ही, लेकिन साथ ही इस प्रक्रिया में उसने लगभग खुद को ही तबाह कर लिया था। हुआ कुछ यूं कि साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे जीवों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऊर्जा बनानी शुरू कर दी, और इसके बायो प्रोडक्ट के तौर पे उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। अब आज हमारे लिए ऑक्सीजन जीवन है, लेकिन उस समय के अवायवीय जीवों के लिए ये एक जहर था। इसे ऑक्सीजन तबाही कहा जाता है, जिसने उस समय के पूरे इकोसिस्टम में जहर घोल दिया। इस वायुमंडलीय बदलाव का असर बेहद नाटकीय था। उस नई उत्पन्न हुई ऑक्सीजन ने पृथ्वी के चारों ओर मौजूद मीथेन गैस के उस गर्म कंबल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो ग्रह को गर्म रखता था। मीथेन के खत्म होते ही पृथ्वी सूरज की गर्मी को रोक नहीं पाई और सीधा एक भयंकर जमा देने वाले हिमयुग में चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि हमारी पृथ्वी एक विशाल स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले में बदल गई। ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक जमीन और समंदर सब कुछ करोड़ों सालों तक बर्फ की एक बहुत मोटी चादर के नीचे दब गए।
और ये तब तक ऐसा ही रहा जब तक कि ज्वालामुखियों ने फटकर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाली, जिसने फिर से एक ग्रीन हाउस प्रभाव बनाया और इस बर्फ को पिघलाया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, उस भयानक स्नोबॉल अर्थ में जीवन आखिर बचा कैसे? और जब वो बर्फ पिघली तो क्या हुआ? जवाब ये है कि जीवन ने हार नहीं मानी। वो समुद्र के नीचे गर्म स्थानों और बर्फ की दरारों में छोटी छोटी जगहों पर छिपकर संघर्ष करता रहा। और जैसे ही पृथ्वी वापस गर्म हुई, उस कैद जीवन को आज़ादी मिल गई, जिसके बाद इतिहास का सबसे शानदार और बड़ा जैविक विस्फोट हुआ। यही वो पल है जो हमें हमारे वर्तमान काल फेनेरोजोइक इयॉन में लाता है। इसका मतलब ही होता है दृश्यमान जीवन। इसी समय जटिल और बहुकोशिकीय जीव अचानक से उभर कर सामने आए और उन्होंने पहले समंदरों पर और फिर धीरे धीरे पूरी जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक बहुत ही छोटे से समय के भीतर महासागरों में जीवों ने अपने शरीर पर कठोर कंकाल और कवच बना लिए। फिर एक और जादुई बदला हुआ। टिक्टैलिक जैसे कुछ बेहद साहसी जीवों ने अपने पंखों को पैरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, पानी से बाहर निकले और जमीन पर रेंगना शुरू कर दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जीवन के इस रास्ते में कई बड़े और गहरे संकट आए। इतिहास में 5 बार ऐसा हुआ जब बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई, यानी मास एक्सटिंक्शन। इन घटनाओं ने पूरी दुनिया की स्लेट को लगभग साफ ही कर दिया था। इनमें सबसे खौफनाक था द ग्रेट डाइंग, जब एक ही झटके में पृथ्वी की 95% प्रजातियां हमेशा के लिए मिट गई थीं। अब हम अपनी कहानी के आखिरी अध्याय में आते हैं, सेनोज़ोइक युग, यानी स्तनधारियों का युग। जब 66 मिलियन साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड ने डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया, तो उस तबाही के बाद जो बचे रह गए वो थे छोटे छछूंदर जैसे दिखने वाले स्तनधारी। और इन्हीं छोटे जीवों को विरासत में मिली ये पूरी पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी के भूविज्ञान और जीवन का वो गहरा कनेक्शन फिर से देखने को मिलता है। हुआ ये कि दुनिया का मौसम ठंडा होने लगा, महासागरीय धाराएं बदलीं और बड़े बड़े जंगलों की जगह खुले घास के मैदानों ने ले ली। इन घास के मैदानों यानी सवाना के बनने से हमारे पूर्वज प्राइमेट्स को पेड़ों से नीचे उतरने और खुले मैदानों में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और बस यहीं से मानव विकास की असली शुरुआत हुई। उन सवाना के मैदानों में 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने से लेकर आग पर काबू पाने और फिर खेती का आविष्कार करने तक हमारे पूर्वजों ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल की थी। उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि उसने हमारे जैविक विकास को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। और आज हम यहाँ खड़े हैं। आज इंसान अपनी गतिविधियों से इस पर्यावरण को उस स्तर पर बदल रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। वैज्ञानिक भले ही इस बात पर बहस करें कि क्या हम किसी छठी बड़ी विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम सच में एक नया भूवैज्ञानिक काल बना रहे हैं? जरा सोचिए, आज से 1 अरब साल बाद जब कोई इस पृथ्वी की चट्टानों को पढ़ेगा तो वो हमारे इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली अध्याय के बारे में क्या कहानी बताएंगी।